हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुलोब। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स और एरेज के बारे में कि मेथड्स और एरेज जावा के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट हैं और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, ये सब चीज़ें, लूप्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा बेसिक का, एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको समझना अच्छे से और प्रैक्टिस करना। क्लियर है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो प्रोग्रामिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर? ठीक है, प्रोग्रामिंग विदाउट प्रैक्टिस इज ओनली थ्योरी, और थ्योरी कोई नहीं पूछता। जब आप इंडस्ट्री पे जाओगे, वहाँ पे जब इंटरव्यूज में बैठोगे, तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपकी कोडिंग स्किल्स देखी जाएगी। वहाँ पे कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना लेक्चर 5 एंड पढ़ेंगे कि कैसे मेथड्स और एरेज हमारे सिग्निफिकेंट है जावा के अंदर और कैसे हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। Now these are the course outcomes which you would be able to do after the learning this lecture. So first you will be able to master the methods. ठीक है, आप मेथड्स का सिंटेक्स समझ पाओगे, पैरामीटर्स समझ पाओगे क्या होता है पैरामीटर्स, और रिटर्न टाइप्स। ठीक है, एंड फॉर रीयूजेबल कोड लॉजिक समझेंगे अभी इन सब कीवर्ड्स का क्या मतलब है। क्लियर? उसके आगे हमारा एरे एसेंशियल्स। एरे समझाओगे कैसे हम बनाते हैं, क्या एरे का यूज़ है, कहाँ पे हम एरे यूज़ करते हैं, कैसे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, कैसे एरे के एलिमेंट्स मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते। नाउ पार्ट 1 वी विल बी स्टडीइंग दैट इज फंक्शंस इन जावा। फंक्शंस इन जावा, फंक्शंस इन जावा को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम फंक्शंस इन जावा को बोलते हैं मेथड्स। जावा के अंदर फंक्शंस को मेथड्स बोला जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो, नाउ व्हाट इज अ मेथड? मेथड क्या होता है? तो मेथड इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। इट ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप थ्रू आउट द होल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कभी भी आप क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक वो स्पेसिफिक टास्क क्या करता है? परफॉर्म करता है। क्लियर? इट ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसे कॉल करोगे तभी वो क्या करेगा बेटा? रन करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल लाइफ एनालॉजी? रियल लाइफ में हम कैसे समझ सकते हैं मेथड कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, टीवी रिमोट। हमारे घर में क्या होता है? टीवी रिमोट होता है। जब आप बटन प्रेस करोगे तब वो एग्जीक्यूशन करेगा। तो सेम यहाँ पे है, जब आप मेथड को कॉल करोगे तब वो मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो जब आपने वॉल्यूम अप का बटन प्रेस किया तो टीवी ने क्या किया? इंक्रीज कर दी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करना इज द कॉलिंग, एंड टीवी का वॉल्यूम को अप करना इज द एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन कॉलिंग द फंक्शन और मेथड। क्लियर है? समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है। नाउ वाई यूज मेथड्स? मेथड्स को क्यों यूज करते हैं? तो फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज रीयूजेबिलिटी। व्हाट? रीयूजेबिलिटी। राइट वंस, यूज मेनी टाइम्स। एक बार लिखो और मल्टीपल टाइम्स क्या करो? यूज करो। नो नीड टू रिपीट कोड लॉजिक अक्रॉस योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में हमें दोबारा दोबारा सेम लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही ब्लॉक लिख के एक मेथड के अंदर हम उसे बार बार क्या कर सकते हैं बेटा? थ्रू आउट द होल प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मॉड्यूलर। व्हाट इज मॉड्यूलर? मॉड्यूलर मतलब लार्ज प्रोग्राम्स को स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स में तोड़ दो, मॉड्यूल्स वाइज डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, तो उसके अंदर मेरे 4 छोटे छोटे प्रोग्राम है। कौन कौन से? फर्स्ट एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड 4 डिवीजन। तो आई विल क्रिएट 4 डिफरेंट मेथड्स फॉर 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, तो लार्ज मॉड्यूल को स्मॉलर मॉड्यूल्स में मैंने क्या कर दिया? तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और उसी के हिसाब से उनके मेथड्स बना दिए। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। समझ में आ गई बात? मेथड्स सपोर्ट करते हैं क्या? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इजियर टू डिबग। फॉर एग्जांपल, इन अ कैलकुलेटर अगर कोई एडिशन मेथड में कुछ एरर है तो मैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एरर को चेक नहीं करूंगा। आई विल गो टू दैट मॉड्यूल एंड कैन इजीली डिबग एनी एरर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? and I can change logic in one place and it can be executed at different places at once. समझ में आ गई बात? ये
ठीक है, एक जगह बस चेंज करूंगा तो बाकी सब जगह अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, समझ में आ गया क्या यूज है मेथड्स का? ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंटेक्स। कैसे मेथड को यूज करते हैं हम जावा के अंदर। तो सबसे पहले बेटा होता है रिटर्न टाइप। क्या होता है? रिटर्न टाइप। इस सब से समझने से पहले ये समझो कि 4 टाइप के मेथड्स होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। ना तो वो मेथड कुछ लेता है एज अ पैरामीटर, एंड ये पैरामीटर है, ठीक है, ना तो वो एज अ पैरामीटर कुछ ले रहा है और ना ही कुछ क्या कर रहा है, ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। तो फर्स्ट टाइप इज दिस। सेकंड वन कौन सा टाइप होगा? टेक समथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। कुछ पैरामीटर लिए तो उसने, लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ठीक है, सबके एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। क्लियर? थर्ड टाइप कौन सा होता है? जल्दी से बताओ, थर्ड टाइप कौन सा होगा मेथड का? और भी आपने लैंग्वेजेस में पढ़े होंगे। टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग। लिया नहीं कुछ पैरामीटर में, लेकिन क्या कर रहा है वो बेटा? रिटर्न कर रहा है कुछ। क्लियर? एंड फोर्थ वन इज व्हाट? सब गेस कर सकते हो। टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। कुछ वो पैरामीटर ले भी रहा है और कुछ रिटर्न कर भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, कि ये यहां पे कुछ रिटर्न कर भी रहा है और पैरामीटर्स ले भी रहा है। ठीक है, समझ में आ गए चारों टाइप्स? तो नाउ हियर सिंटेक्स देखो, समझो। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा रिटर्न टाइप। क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है? किस डेटा टाइप की वैल्यू मेथड रिटर्न करेगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? देन वी विल राइट द मेथड नेम। मेथड नेम इज रिटर्न एज सेम एज व्हाट? वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम का जैसे नाम लिखा जाता है, वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, वैसे ही मेथड का नाम लिखा जाता है कैमल केस में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? नेक्स्ट, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हम पास करते हैं जो भी हमें देना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड 2 नंबर्स। मैंने एक मेथड बनाया ऐड 2 नंबर्स। तो ऐड ए कॉमा बी, ऐड ए कॉमा बी। आई एम टेकिंग ओनली द जनरल एग्जांपल, नॉट टॉकिंग टेक्निकली। ठीक है, नॉर्मल समझो कि मैंने बोला ऐड ए कॉमा 1 कॉमा 2। तो 1 कॉमा 2 और व्हाट? पैरामीटर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो कॉलिंग के टाइम पे मैं 1 कॉमा 2 दूंगा, लेकिन अगर मैं मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं, कहीं पे डिफाइन कर रहा हूं, तो वहां पे मैं ए और बी वेरिएबल डिफाइन करूंगा उसके अंदर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है, समझेंगे कैसे काम करता है पैरामीटर और रिटर्न टाइप। देन अब ये इस ही टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है जो टाइप आपने मेथड के नेम सिग्नेचर में स्पेसिफाई किया है। जिस डेटा टाइप को आपने रिटर्न टाइप में स्पेसिफाई किया है, वही टाइप की वैल्यू बेटा रिटर्न कर सकता है अपनी बॉडी में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? फॉर एग्जांपल मैंने अगर इंट रिटर्न कराया है, तो वो वैल्यू भी क्या रिटर्न करेगा? इंट। स्ट्रिंग नहीं रिटर्न कर सकता, डबल नहीं रिटर्न कर सकता। क्लियर? तो रिटर्न टाइप और जो वैल्यू रिटर्न करा रहे हो उसका डेटा टाइप मस्ट बी सेम, मस्ट मैच। क्लियर? समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या होता है? डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न्ड। अगर कुछ नहीं रिटर्न होना तो वॉइड यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं? वॉइड। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, नॉर्मली आप अगर बात करो, लेकिन टेक्निकली अगर जब हम कहते हैं तो इट रिटर्न्स नथिंग। क्लियर? नेक्स्ट, मेथड नेम। मेथड नेम शुड बी अ वर्ब। एग्जाम्पल कैलकुलेट सम। वर्ब क्यों होना चाहिए? वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया, कुछ काम हो रहा है, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। कौन करेगा? मेथड करेगा। तो मेथड का नेम कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल ऐड। ऐड इज व्हाट? वर्ब। सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इज व्हाट? बताओ जल्दी से। वर्ब। समझ में आ गई बात? पक्का? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर्स। बेटा नॉमेनक्लेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेंटेन द कोड क्वालिटी। ठीक है, आप कितना ही अच्छा कोड लिख लो, अगर आपकी कोड की क्वालिटी, आपकी कोड का नोमेनक्लेचर अच्छा नहीं है, फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है, तो वो कोड अच्छा नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो कोड का नोमेनक्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि हमें कैसे कैसे चीजें परफॉर्म करनी है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, व्हाट आर द पैरामीटर्स? तो पैरामीटर्स क्या है? इनपुट डेटा पास्ड टू द मेथड। मेथड को जो इनपुट देना है, हमें अभी बताया मैंने, मेथड को जो इनपुट देना है वो क्या होता है बेटा? पैरामीटर्स होता है। एंड बॉडी द लॉजिक टू बी एग्जीक्यूटेड। बॉडी में हम क्या लिखते हैं? पूरा लॉजिक जो कि हमें मेथड के अंदर क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एडिशन वाला मेथड है तो मैं इसमें बॉडी में लिखूंगा a प्लस बी, ठीक है, c इक्वल्स टू a प्लस बी, देन रिटर्न कर दूंगा किसको, c को। क्लियर है यहां तक, पक्का? आगे हम देखेंगे अभी इंपॉर्टेंट उसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हेयर वी विल बी क्रिएटिंग आवर फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रीट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रीट। तो यहां पे इसने क्या किया, बॉडी में क्या लिखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेलकम, वेलकम प्रिंट कराया सिर्फ। यहाँ पे कुछ रिटर्न हुआ नहीं, कोई पैरामीटर लिया नहीं, कौन से टाइप का मेथड है, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग। क्लियर है यहां तक, पक्का? नेक्स्ट पब्लिक किस लिए यूज हुआ, इट इज द एक्सेस मॉडिफायर, कि इस क्लास में कोई भी इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है पब्लिकली। क्लियर, उस पैकेज में यूज कर सकता है बल्कि। स्टैटिक, स्टैटिक किस लिए यूज किया, कि ये डायरेक्ट मेरी मेन जो क्लास है जिसके अंदर मैं मेन फंक्शन लिख रहा हूं उस क्लास को ही बिलोंग कर रहा है, इसका मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अभी स्टैटिक हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमने अभी ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। जब हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब हम इसको ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। क्लियर, अभी मैं बताऊंगा आपको दोनों मेथड कोड में, ठीक है। वॉइड, वॉइड मतलब इट रिटर्न्स नथिंग, इट रिटर्न्स नथिंग। क्लियर, ग्रीट, ग्रीट इज द मेथड नेम and there is no any parameter passed to this method. Clear, so it returns nothing, takes nothing. Clear, now public accessible everywhere, static belongs to class not object, class से directly हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, कॉल कर सकते हैं। void returns nothing, greet name of the method, method का name। now calling a method, calling a method, to execute a method you simply write its name followed by parenthesis in the main method। अब मेथड को कॉल करने के लिए आपको सिर्फ क्या लिखना है, मेथड का नेम। अगर कोई पैरामीटर दिया है पहले से, कोई स्पेसिफाइड है डेफिनेशन में, तो आप पैरामीटर्स दोगे, वरना डायरेक्टली उसका नेम और पैरेंथेसिस आप इसको सिर्फ यहाँ पे दे दोगे फॉर कॉलिंग द मेथड। क्लियर है यहां तक, पक्का? कोई दिक्कत? Now parameters and arguments, parameters and arguments, so these are used for passing the data into the method। तो information can be passed to methods as parameters, methods में हम information क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं parameters की फॉर्म में, ठीक है। parameters act as variables inside the method, method के अंदर जितने variables हैं वो क्या होंगे, बताओ? जितने पैरामीटर हैं जो मैंने मेथड को पास किए हैं वो सब वेरिएबल्स होंगे मेरे मेथड के अंदर। क्लियर, ठीक है। अब पैरामीटर क्या होगा, वेरिएबल इन डेफिनेशन, जहां पे हमने डिफाइन किया वहां पे जो ए और बी है वो क्या है, वेरिएबल है। आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, द एक्चुअल वैल्यू वी पास्ड वाइल कॉलिंग दैट फंक्शन, वाइल कॉलिंग दैट मेथड। तो इस मेथड को जब हमने कॉल किया, जब जो हमने आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज पास करी वो क्या होती है बेटा, आर्ग्यूमेंट होती है। क्लियर है, पक्का? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई यहाँ पे? ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, रिटर्न टाइप, वॉइड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है, अभी बताया मैंने, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। यूज्ड फॉर प्रिंटिंग और अपडेटिंग स्टेट्स, इट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग और अपडेटिंग स्टेट्स। इंट डबल, इंट डबल मतलब न्यूमेरिकल रिजल्ट जब हमें रिटर्न कराना हो, ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू जब रिटर्न करानी हो। बुलियन जब हमें लॉजिक फ्लैग्स, मतलब कहीं पे इफ के अंदर किसी मेथड के कॉल को यूज करना हो, कहीं एज अ कंडीशन मेथड का रिजल्ट हमें चाहिए, तो वहां पे हम बुलियन रिटर्न कराते हैं। समझ में आ गई बात, पक्का? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें सम चाहिए, तो सम कैसा होगा, दो इंटीजर्स का सम हमेशा क्या होगा, इंटीजर, तो रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर, तो हियर इट विल रिटर्न एज द इंटीजर। समझ में आ गई बात, पक्का? क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, नाउ लेट अस डू सम एग्जांपल्स फॉर द मेथड्स, देन वी विल मूव ऑन टू द डेटा कलेक्शन। ठीक है, क्लियर है यहां तक, पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है, यूज केस जितना हम करेंगे, इसका यूजेस हम देखेंगे तो उतना और क्लियर होते जाएगा। तो चलते हैं इंटेलिजे पे। तो हियर create a new class,
मेथड एग्जांपल्स। क्रिएट अ मेन फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन बनाया हमने। तो नॉर्म अभी मेन से ऊपर चलते हैं, हाँ चलते हैं मेन से ऊपर। अब क्लास के अंदर मेथड बनाओगे तो ये भी हमारा क्या है, एक बताओ, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, मेन मेथड, जिसको हम बोलते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले इस क्लास के अंदर ये मेन मेथड को ही ढूंढता है, कौन, जेवीएम। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात यहाँ तक। तो हमने बनाया एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रीट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रीट। क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का। यहाँ हमने ऐसा आउट कर दिया, हेलो जावा, कर दिया हेलो जावा। नाउ दिस इज व्हाट, मेथड डेफिनेशन। क्या है बेटा, मेथड डेफिनेशन। नाउ हेयर यू विल कॉल दिस मेथड, पहले ऐसा आउट, कॉलिंग अ मेथड, कॉलिंग अ मेथड। तो हमने यहाँ पे कर दिया ग्रीट को कॉल, ठीक है। हेयर कॉल्ड ग्रीट, समझ में आ गई बात, पक्का, क्लियर है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पहले कॉलिंग अ मेथड जो कि मैंने ऐसा आउट किया था, और उसके बाद मैंने ग्रीट को कॉल किया। तो ग्रीट की, ये ग्रीट को ढूंढेगा पहले, कहाँ पे ग्रीट है, देन उसके अंदर की बॉडी को क्या करेगा बेटा, एग्जीक्यूट करेगा। पहले चेक करेगा क्या रिटर्न कर रहा है, क्या कुछ एरर तो नहीं है। उसके बाद जो उसकी बॉडी में लिखा है उसको देन ये क्या करेगा बेटा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, पक्का, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब आपने बोला कि वाई यू आर यूजिंग स्टैटिक, वाई यू आर यूजिंग स्टैटिक। तो देखो स्टैटिक हम नहीं भी यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। लेट अस कमेंट दिस। तो मैंने लिखा पब्लिक वॉइड ग्रीट, ठीक है, पब्लिक वॉइड ग्रीट। तो यहाँ पे सेम हमने लिख दिया ऐसा आउट, हेलो जावा, मेक इट कैपिटल, हेलो जावा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। तो क्या बोला इसने कि नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये कौन सा मेथड है, मेन मेथड का क्या है हमारा, स्टैटिक है। तो मेन मेथड स्टैटिक है तो हमें क्या, इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट किसको रेफर कर रहा है, क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमारा ये हो सकता है कि हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसे हम स्कैनर का बनाते थे, ठीक है। लेकिन अभी हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। नाउ वी कैन कॉल दिस मेथड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, नाउ इट इज नॉट शोइंग एनी एरर। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको रन करना, ठीक है, समझ में आ गई बात, पक्का, क्लियर। तो एक एग्जांपल और देते हैं हम यहाँ पे, पब्लिक, उसमें कुछ रिटर्न कराते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड था हमारा, जल्दी बताओ, रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रीट, ग्रीट नेम, ठीक है।
स्ट्रिंग नेम। तो एक मेथड और बनाया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, एक पैरामीटर डिफाइन किया। एक पैरामीटर, पैरामीटर को भी आप रिटर्न टाइप के साथ डिफाइन करो। क्लियर, कि किस टाइप का आप पैरामीटर दे रहे हो, डेटा टाइप के साथ, रिटर्न टाइप नहीं, डेटा टाइप। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एस आउट कर दिया। एस आउट के अंदर क्या लिखा, हेलो प्लस। ठीक है, समझ में आ गई बात, पक्का। नाउ इसको हम कमेंट करते हैं एंड हेयर इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ग्रीट नेम मैंने लिखा राहुल। ठीक है, यही मत दो, चलो इसको रन। क्या आ गया बेटा यहाँ पे, हेलो राहुल। तो इसने क्या पैरामीटर जो लिया उसको इनसाइड द मेथड वेरिएबल की तरह यूज किया, यही मैंने आपको बताया था। क्लियर। तो ये कौन सा मेथड बन गया मेरा, जल्दी बताओ। रिटर्न्स नथिंग बट टेक्स समथिंग। रिटर्न्स नथिंग बट टेक समथिंग। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट एक और बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड इंट। वॉइड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम ऐड करा के क्या कराएंगे बेटा, रिजल्ट गेट कराएंगे इंट ए कॉमा इंट बी। क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ पे, पक्का। हमें दो इंटीजर्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखो अब यहाँ पे देखो, ये क्यों एरर शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि ये कुछ रिटर्न करेगा, तो जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये चेंज एरर जाएगा नहीं। क्लियर। तो रिटर्न करा देंगे क्या, सी। देखो घट गया, है ना। क्लियर है। क्या हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, जल्दी से बताओ। हम डायरेक्ट कह देते भाई रिटर्न ए प्लस बी कर दो। रिटर्न क्या कर दो, ए प्लस बी। नाउ हाउ टू कॉल, कैसे कॉल करेंगे इसको, ऐड 20,30। देखो यहाँ पे दिखा भी दिया उसने, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 30। तो ये क्या होते हैं बेटा, आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स की डेफिनेशन क्या थी, एक्चुअल वैल्यूज पास्ड व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन। क्लियर है, पक्का। और ये क्या थे यहाँ पे, ये कौन से पैरामीटर्स थे, जल्दी से बताओ। पैरामीटर्स ही थे तो। ठीक है, पास्ट व्हाइल डिफाइनिंग अ। क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत यहां तक। चले आगे, लेट अस रन दिस। एक मिनट। अब देखो ये कि क्यों इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे तो हेलो राहुल ही प्रिंट हुआ है सिर्फ, यहाँ पे 50 ही प्रिंट होना चाहिए था। तो हमने सिर्फ यहाँ पे इसको क्या कराया था, रिटर्न। तो मेथड तो सिर्फ वैल्यू लेके आ रहा है ना, उसे प्रिंट तो हमें कराना पड़ेगा। क्लियर। तो इसको आप रिजल्ट में स्टोर कराओगे, इसको आप रिजल्ट में स्टोर कराओगे। ठीक है जी, क्लियर। तो एस आउट करोगे अब यहाँ, रिजल्ट इज। तो अब इस वैल्यू को आप कहीं भी यूज कर सकते हो ना, इस वैल्यू को जो ये मेथड रिटर्न करके दे रहा है थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हो। इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, रीयूजेबिलिटी। एंड इट नाउ इट विल बी एक्टिंग एज अ मॉड्यूल। अब ये एक मॉड्यूल बन गया आपका,
जो कि एक एडिशन मॉड्यूल है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। क्लियर। और अब मैं अगर मेरी कोई एडिशन में ही प्रॉब्लम होगी तो मैं और सारे मेथड्स में नहीं देखूंगा, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस इज इजी, you can make modular, you can do modular programming, and third one is you can reuse the any block of code throughout your whole program. Clear? ये मेथड, ये बेनिफिट्स होते हैं यूजिंग द मेथड्स। क्लियर। इसको रन करो, नाउ रिजल्ट विल गेट प्रिंटेड। यहाँ पे अब रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 50 आ गया। समझ में आ गई बात, पक्का क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया, बताओ बताओ, कौन सा मेथड हुआ है? तो ये मेथड हुआ हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, टेक समथिंग एंड रिटर्न्स समथिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? मेथड्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे तुम, कैसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलें, पक्का? नाउ डेटा कलेक्शन क्या होता है? डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना। पहले हम वेरिएबल्स का यूज करते थे क्योंकि हमें सिंगल डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करना है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करो एंड देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, उन सबके रिजल्ट स्टोर करना, परसेंटेज, उन सबका परसेंटेज स्टोर करना है। तो क्या आप सबके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। आप क्या करोगे कि आप एक एरे बनाओगे, आप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर उठाओगे जिसमें आप सबके मार्क्स को एक साथ स्टोर कर सको एंड उसके साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सको। क्लियर? तो डेटा कलेक्शंस को एफिशिएंट बनाने के लिए हम बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, उसी पे पूरी बनी है बेटा डीएसए। क्या बनी है? डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। डेटा, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल हैं, डेटा स्ट्रक्चर ही होते हैं सब, जितने डेटा टाइप आपने पढ़े ना, इंट, ये सब भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही है। क्लियर? समझ में आई बात? ये भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं एंड दे हैव सम प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर टू स्टोर द डेटा, तो दीज आर नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो पहला डेटा स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं, एरेज। क्लियर है? ठीक है, तो वाई एरे, क्यों हम एरे को लेके आए? तो प्रॉब्लम क्या थी कि फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको बताया कि 1000 या 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमें स्टोर करना है, तो अलग अलग 50 वेरिएबल्स को बनाना इज इम्पॉसिबल है, बट इट विल टेक मच एंड मच टाइम। क्लियर? तो हम सॉल्यूशन क्या लेके आए कि एक एरे यूज करो और एक ही वेरिएबल नेम में सारे मल्टीपल वैल्यूज आप उस सेम टाइप के को स्टोर कर सकते हो। ये सारे मार्क्स हैं, या तो सारे मार्क्स हैं, या एरे ऑफ नेम्स, सारे नेम्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एरेज के अंदर जितनी वैल्यूज स्टोर हो सकती है उन सबका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ऑल द वैल्यूज मस्ट बी होमोजीनियस, सेम डेटा टाइप। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ये एरे का, ऑल द वैल्यूज मस्ट बी होमोजीनियस ऑफ द सेम डेटा टाइप। क्लियर? मेमोरी व्यू क्या होता है? ऑल द वैल्यूज इन एन एरे आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है बेटा? स्टोर होता है वन बाय वन, एक के बाद एक, सिक्वेंशियली। ठीक है, तो अगर एक 0th इंडेक्स पे है तो नेक्स्ट वैल्यू 1th इंडेक्स पे होगी, नेक्स्ट 2nd इंडेक्स पे होगी। तो 5 वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एरे? तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। सिमिलर टाइप मतलब एलिमेंट्स हैविंग द सेम डेटा टाइप विच हैज कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। क्लियर? फिक्स्ड साइज की होती है। इंडेक्स बेस्ड मतलब इंडेक्सिंग पे स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल हर एक वैल्यू का एक अपना पोजीशन है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू 0th इंडेक्स पे 0 से n-1 कितना जाता है? 0 से n-1। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो एरे की जो लास्ट वाले जो इंडेक्स होगा वो n-1 मतलब 6-1 विच विल बी 5। क्लियर? पक्का? स्टोर्स होमोजीनियस डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप। क्लियर? तो ये आपका एग्जांपल्स है, ये सब एरे के एलिमेंट्स हैं। इट इज एन एरे
एंड ये जो 0 1 2 3 4 5 है ये एरे के इंडेक्स हैं। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ क्रिएटिंग द एरे। क्रिएटिंग द एरे, दो मेथड होते हैं हमारे पास मेन। फर्स्ट इज न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से मतलब क्लास से हम बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए एक एरे का, ठीक है। तो पहले डिक्लेयर करें और उसके बाद साइज एलोकेट होगा। जब डिक्लेयर करोगे तो उस टाइम पे ही साइज एलोकेशन हो जाता है। क्लियर? देन उसके बाद आप इसमें वैल्यूज क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। मेथड टू लिटरल से। लिटरल मतलब डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। डायरेक्टली वैल्यू क्या कर दो आप, इनिशियलाइज कर दो। क्लियर? तो न्यू कीवर्ड एलोकेट करता है मेमोरी को इन द हीप एरिया। जावा मेमोरी के हीप एरिया में हम पढ़ेंगे पूरा, स्टेजिंग एरिया, हीप एरिया क्या होता है सब कुछ। स्ट्रिंग जब मैं पढ़ाऊंगा ना अभी तो पूरा समझाऊंगा ये मैं तुम्हें, ठीक है, अच्छे से। तो द न्यू कीवर्ड एलोकेट्स मेमोरी इन द हीप एरिया ऑफ द जावा मेमोरी। क्लियर? पक्का? एक्सेसिंग एलिमेंट्स। एरेज यूज इंडेक्सेस टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। इंडेक्स का यूज करता है एलिमेंट्स को पहचानने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। एंड लास्ट इंडेक्स विल बी इक्वल टू एरे की लेंथ -1, एरेज लेंथ -1, ठीक है। तो इंट फर्स्ट नम्स इक्वल्स टू 0, नम्स का जो 0th इंडेक्स है वो फर्स्ट वैल्यू हो गई। एंड जो नम्स एरे है, नंबर्स एरे है, उसका जो सेकंड इंडेक्स है वो 100। अपडेशन भी कर सकते हैं हम इससे। क्लियर है? अब ये सेकंड अगर यहाँ पे लिखा है तो इट विल बी द थर्ड वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम इंडेक्सिंग को n-1 फॉर्मूला से देख रहे हैं। समझ में आ गई बात? पक्का? इट इज द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको, पूरा डीएसए का कई सारे क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे इसके। क्लियर? ठीक है। नाउ ट्रेवर्सिंग द एरेज। व्हाट इज ट्रेवर्सिंग द एरेज? तो फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। पूरा समझाता हूं अभी इसको। ट्रेवर्सिंग मतलब एरे बना दिया आपने, अब एरे के अंदर चलना। एरे के अंदर चलना बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, इट इज नोन एज ट्रेवर्सिंग। एक एक करके हम एक एक गेट पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक गली है, एक स्ट्रीट है, उसके अंदर बहुत सारे हाउसेस, ठीक है। तो आप एक एक करके सब पे जा रहे हो और एक डोर टू डोर आप, फॉर एग्जांपल अभी सेंसस कलेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करोगे, एक एक डोर टू डोर जाओगे और वहां पे पूरा प्रॉपर जो क्या कहते हैं प्रोसेसिंग है, जो भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है वो लोगे। क्लियर? ऐसे ही ट्रेवर्स करते हैं हम एरे में। तो कंटीजियस मेमोरी है, एक एक करके जाएंगे सिक्वेंशियली, ठीक है। तो पहले 0th इंडेक्स पे गए, देन फर्स्ट पे गए, देन सेकंड पे गए। अब लेस देन का साइन क्यों लगा है, इक्वल टू क्यों नहीं है? क्योंकि नम्स डॉट लेंथ, लेंथ तो वो n+1 लेगा ना, n तक लेगा। एंड इंडेक्सिंग क्या है, n-1 तक। तो nums dot length will be equal to n, but I want only index from 0 to n-1। तो यहां पे हमने इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? देन हेयर वी कैन प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स बाय इंडेक्सिंग, बाय एक्सेसिंग थ्रू द इंडेक्सेस। क्लियर? nums dot length एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, नॉट मेथड। मेथड नहीं है, मेथड वही होगा जिसके आगे पेरेंथेसिस लगा होगा। क्लियर? तो इट इज एन इनबिल्ट प्रॉपर्टी दैट गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये प्रोवाइड करता है। बहुत यूजफुल है फॉर अवॉइडिंग हार्ड कोडिंग नंबर्स, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। क्लियर? नेक्स्ट, इनहांस्ड फॉर लूप। जावा के अंदर ही इसका बहुत ज्यादा यूज है, पाइथन में भी होता है, जावा में भी होता है, ठीक है। फॉर ईच लूप बोलते हैं इसको। जावा 5 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर आइटरेटिंग थ्रू एलिमेंट्स इन कलेक्शंस। कलेक्शन फ्रेमवर्क में भी हम यूज करते हैं इसको, और ये एरे के अंदर भी यूज करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लीनर सिंटेक्स है, बहुत ईजी है। नो इंडेक्स नीडेड, कोई भी इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है। अभी तक हम इंडेक्सिंग यूज कर रहे थे। प्रिवेंट्स इंडेक्स एरर्स। इंडेक्स एरर जितने हैं इंडेक्सिंग की जरूरत ही नहीं है, तो इंडेक्स एरर्स भी ये प्रिवेंट कर देता है, सारे हटा देता है। सिंटेक्स ये होता है। अब जिस डेटा टाइप का डेटा एरे के अंदर स्टोर्ड है वही सेम डेटा टाइप यहाँ पे होना चाहिए। तो ये नम्स जो है वो नंबर, इंटीजर, एरे ऑफ इंटीजर्स है। तो यहाँ पे इसका टाइप भी क्या होना चाहिए, इंट, तभी आप ट्रेवर्स कर पाओगे इस एरे के अंदर। तो बाय यूजिंग दिस लूप, दिस इज नोन एज फॉर ईच लूप, फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस एरे।
ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट ये 0 to n-1 ही करता इंडेक्सिंग। यहाँ पे इंडिसेस की बात ही नहीं है, तो ये हर एक एलिमेंट को उठाएगा जब तक एरे का एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते, जितनी लेंथ है उसकी। क्लियर? उतना टाइम से लूप रन करेगा। एंड हेयर वी कैन प्रिंट डायरेक्टली n, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, अब वैल्यू पे ट्रेवर्सिंग हो रही है, नॉट इंडेक्स पे। क्लियर है? जब भी हमने वो डेटा टाइप यूज की। समझ में आ गई बात? ठीक है, नाउ दिस इज द पार्ट, मैंने आपको ये पूरा समझा दिया था पिछले लेक्चर में, तो इसका भी यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली, तब हम इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई हर चीज? जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है बेटा, एक एक करके कंसिस्टेंटली सारी वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, एरे एग्जाम्स। एक मेन मेथड बना लो, अब यहाँ पे एक एरे बना, इंटीजर टाइप की एरे बनानी है मेरे को, सिंटेक्स देख लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरे मैंने नाम लिया इसका न्यू, और इंट ऑफ 5। मैंने 5 जो इसका साइज है मैंने साइज डिफाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन। अब इसको इंटीजर के 5 ब्लॉक्स की मेमोरी एलोकेट हो गई। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये समझना। ठीक, अब हम एक चीज करेंगे कि इसके वैल्यूज को हम यूजर इनपुट कराएंगे। क्या कराएंगे? यूजर इनपुट। तो यहाँ पे स्कैनर डिफाइन करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लो। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, स्कैनर क्लास आ गई हमारे पास। अब एक लूप चलाते हैं, देखना, इट इज नोन एज ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग कैसे कर रहे हैं? इंट आई इक्वल्स टू 0, मैंने बताया 0 से इंडेक्सिंग होती है। आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, लेस देन है तो लेंथ -1 तक, एरे डॉट लेंथ -1 तक ही चलेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस। समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का? अब एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, या हम सीधा यही कर देते हैं, एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट, कि एरे के हर ith एलिमेंट के लिए क्या लेगा बेटा, टेक यूजर इनपुट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एरे। ये सिंपल लूप है, अभी फॉर ईच नहीं बता रहा हूँ, पहले सिंपल लूप से आपको समझा रहा हूँ कैसे हम ट्रेवर्स कर रहे हैं एरे के अंदर। तो एक एक करके क्या लेगा, इनपुट लेगा। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है, एक ये तो हमारा कौन सा है कि पहले डिक्लेयर करा, मेमोरी एलोकेट करी। एक हमारा दूसरा मेथड भी था, कौन सा, इंट एरे 2, जिसमें हमने 20 30 40 50 60, ये कौन सा मेथड था, लिटरल। कौन सा था? लिटरल। इनिशियलाइजिंग वैल्यूज डायरेक्टली, इनिशियलाइजिंग वैल्यूज डायरेक्टली। क्लियर? अब दोनों को हम एक्सेस करेंगे।
अब दोबारा से हमें हर एक एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एलिमेंट चाहिए। तो दोनों के मुझे प्रिंट कराने हैं। तो i इक्वल्स टू 0, अगेन i इज लेस देन array डॉट लेंथ, देन i प्लस प्लस, देन array ऑफ। अब ऐसा आउट कर देंगे हम यहाँ पे। या तो एलिमेंट एट इंडेक्स प्लस i इज इक्वल्स टू एरे ऑफ i। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे हम एक एक करके इस एलिमेंट्स को इनके क्या कर लेंगे, एक्सेस भी कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस रन दिस। पहले हम यहाँ पे एक वो भी लिख लेते हैं, ऐसा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे। तो आपको डिक्लेरेशन भी समझ में आ गया, कैसे एरे बनाते हैं वो भी समझ में आ गया, कैसे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया। क्लियर? इनपुट भी लेना समझ में आ गया कि एरे के हर एक एलिमेंट के लिए हमें इनपुट कैसे लेना है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट। लेट अस रन दिस कोड। तो यहाँ पे एंटर करो। फॉर एग्जांपल मैंने किया 10, 20, 30, 40 और 50। तो अब देखो एलिमेंट एट इंडेक्स 0 10 हो गया, एट इंडेक्स 1 20, 30, 40, 50। तो एरे प्रिंट भी हो गई और हमने इनपुट भी ले ली। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। ठीक है, और अगर हमें अब एक दूसरी एरे भी हम प्रिंट करा लेते हैं। अभी तो ऊपर नीचे ऐसे प्रिंट हुई है, एक साथ हमें प्रिंट करानी हो तो कैसे कराएंगे? i इज लेस देन एरे सेकंड हमें प्रिंट करानी है तो एरे सेकंड की लेंथ लेंगे, i प्लस प्लस। ठीक है, तो ऐसा आउट, न्यू लाइन हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एरे ऑफ i प्लस दिस। इस सबको कर दो अभी कमेंट। ठीक है, डायरेक्टली बस इसको, अरे ये एरे 2 है ना, अभी एरे 1 ही प्रिंट करा दी। देखो तो इसमें क्या प्रिंट कर दिया बेटा, 20, 30, 40, 50, 60, जो कि हमने डायरेक्टली वैल्यूज क्या करी थी अभी इसमें, इनिशियलाइज करी थी। समझ में आ गया एरे को कैसे डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है और उसको एलिमेंट्स को उसके एक्सेस करना है। ठीक है, क्लियर है? पक्का? अब इसको भी यहां से कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब इसको सेम चीज करते हैं फॉर लूप से। क्या करते हैं? फॉर ईच से। इसको यहां पे ले आओ। नाउ फॉर इंट एन एरे। ठीक है, फॉर इंट एन एरे, तो ये यूजिंग क्या है, यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, तो क्या लिया मैंने, एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट। डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? पक्का? एंड अगेन इंट एन एरे, इसी को हम क्या कर सकते हैं, एन प्लस, इसको न्यू लाइन यहां से हटा दो। ठीक है, करे रन, एंटर कर दो। 20, 10, 20, 30, 40 एंड 50। 1 मिनट। यस, अब देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि फॉर ईच लूप में ये अपडेशन सिर्फ इस ब्लॉक के लिए करता है
in for each loop it does not do updation for further accessing। ठीक है, अगर आप इसको यहीं पे प्रिंट कराते, अब देखो, ठीक है, इसको अभी हम कमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये। देखो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, तो मतलब जो इसने अपडेशन किया यहाँ पे वो सिर्फ यहीं एक्सेसिबल है, इसी फॉर सेम फॉर लूप में, बाद में नहीं है। अभी आप 20 एंटर करोगे तो 20 आ जाएगा, 30 करोगे तो 40 करोगे तो 40 आ जाएगा, 50 करोगे तो 50 आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई प्रिंट नहीं। क्लियर, समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो अब इसको एक बार यहाँ से ये बात नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर ईच के अंदर अपडेशन बाद के लिए नहीं होता है। प्रिंट हम बस करा सकते हैं, लेकिन हमें जो इनपुट है वो कहाँ पे लेना पड़ेगा? इनपुट हमें सिंपल फॉर लूप से ही लेना होगा। क्लियर, तो यहाँ से हम इनपुट क्या लेंगे? यहाँ से इनपुट लेंगे। ठीक है, तो देखो 10 20 30 40, अब इसने क्या कर दिया बेटा? प्रिंट कर दिया इससे। समझ में आ गई बात? फॉर ईच लूप आ गया अच्छे समझ में कैसे काम कर रहा है, कि अगर हम अपडेशन दे रहे हैं कोई फॉर के अंदर तो वो वहीं तक एक्सेसिबल है जहां तक वो फॉर लूप चल रहा है, उसके बाद कोई एक्सेस नहीं है उसका। तो फॉर ईच लूप बस प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, बस प्रिंट करना है तुम्हें, कहीं पे भी एक्सेस करना है एलिमेंट, अपडेशन नहीं करना है एलिमेंट एक्सेस करने के बाद। क्लियर, समझ में आ गई बात? पक्का, बहुत बड़ा यूज केस है, बहुत ही यूज होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो एरे भी आपको समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट, कॉमन बिगनर मिस्टेक्स, क्या क्या गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। अब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, मैंने बोला फिक्स्ड लेंथ होती है एरे की, एरे की फिक्स्ड लेंथ होती है, जिसकी वजह से एक्सेसिंग में जब आप इक्वल टू लगा दोगे लेंथ के साथ तो वहां पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि एरे में तो 6 ही एलिमेंट्स हैं और 0 to 6 एक्सेस करोगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 7। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ जाती है आपकी। क्लियर है, समझ में आ गई बात? नल पॉइंटर, नल पॉइंटर क्या है? डिक्लेयरिंग एरे बट नॉट एलोकेटिंग मेमोरी विद न्यू, न्यू से आपने मेमोरी एलोकेट ही नहीं करी, कोई मेमोरी नहीं मिली एरे को, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन होगी। क्लियर, साइज मिसमैच, एरेज स्टैटिक होती हैं, एक बार जहां डिक्लेयर कर दिया साइज हमेशा सेम रहेगा, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो साइज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के टाइम पूछी जाती है सब चीजें। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मेथड्स एंड एरेज। तो मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? तो इन जावा फंक्शंस आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ क्लास। जिस प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्लास के अंदर लिखा हो वहां पे उस फंक्शन को मेथड बोला जाता है। क्लियर है? पक्का क्लियर, समझ में आ गई ना बात? बस ये डिफरेंस। व्हाट इज ओवरलोडिंग? सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। आगे पढ़ेंगे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो ओवरलोडिंग का मतलब सेम मेथड मल्टीपल काम कर रहा है। अगर मैंने बोला ऐड, ऐड मेथड है तो ऐड मेथड कैन ऐड 2 नंबर्स आल्सो, ऐड मेथड कैन ऐड 4 नंबर्स आल्सो। तो हियर नेम इज सेम, मेथड नेम इज सेम बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट, सो दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। क्लियर। नेक्स्ट, एरे वर्सेस एरे लिस्ट, एरे वर्सेस एरे लिस्ट। तो एरेज आर फिक्स्ड इन साइज, एरेज क्या होती है बेटा? फिक्स्ड होती है साइज में, और एरे लिस्ट होती है जो डायनेमिक होती है, वो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे, अभी कोई उसको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं। ठीक है, अभी आप पहले एरेज पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। नेक्स्ट, कोडिंग चैलेंज। फर्स्ट क्या है आपका? फाइंड करना है आपको मैक्सिमम एरे में से, एरे में से क्या करना है? मैक्सिमम फाइंड करना है। इनिशियलाइज करो एक मैक्स वेरिएबल, लूप थ्रू द एरे, कंपेयर ईच एलिमेंट विद मैक्स एंड अपडेट मैक्स इफ लार्जर। ठीक है, तो फाइंड करते हैं इसको जल्दी से। तो हियर क्रिएट अ क्लास
मैक्स इन एरे, ठीक है। तो एक एरे ले लो, लिटरल डिक्लेयर कर देते हैं उसको, ठीक है। एरे इक्वल्स टू ये 12 माइनस 2 56 79 100 या 1, ठीक है। समझ में आ गई बात, पक्का क्लियर है। अब सबसे पहले इसका हमेशा से मिन के और मैक्स के लिए सेम अप्रोच होती है। मैक्स को आप दे दो एरे का 0th एलिमेंट, एरे का 0th एलिमेंट दे दो। मान के चलो कि जो मेरा पहला एलिमेंट है, लिख लो यहाँ पे, लेट अस सपोज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है, सपोज कर लो। अब लूप चलाओ, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एरे, क्योंकि मुझे पूरी एरे में सर्च करना है। क्या करना है? पूरी एरे में सर्च करना है। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस इफ, इफ एरे ऑफ आई, अगर एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट मैक्स से बड़ा मिल जाए तो मैक्स में दे दो क्या, एरे ऑफ आई, उसे मैक्स में डाल दो, मैक्स को अपडेट कर दो। अगर कोई भी एलिमेंट मैक्स से बड़ा मिल जाए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से आगे कोई भी एलिमेंट उससे बड़ा मिल जाए, तो डायरेक्टली आप उसको क्या कर दो, उसमें अपडेट कर दो। क्लियर है यहां तक? पक्का? ठीक है। वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो मैक्स ही रहेगा। समझ में आ गई? क्लियर? फर्स्ट एलिमेंट ही मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब नीचे यहां प्रिंट कर दो। तो द मैक्सिमम एलिमेंट इन गिवन एरे इज मैक्स। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो क्या है बेटा मैक्सिमम एलिमेंट इसमें? 79। क्लियर है? समझ में आ गई बात? मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम के लिए अगर कोई एलिमेंट मिनिमम से छोटा मिल जाए तो उसमें मिनिमम असाइन कर दो। नाउ इट इज योर टास्क, आपका एक टास्क है टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे। नोट कर लो जल्दी से, इसको आपको खुद से कंप्लीट करना है। क्लियर यहां तक? समझ में आ गई बात? ठीक है, इट इज योर टास्क नाउ। चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ अपनी। अब इट इज़ योर प्रैक्टिकल असाइनमेंट, जो कि आपको कंप्लीट करना है पूरा। बहुत ईजी है। पहले कैलकुलेटर बनाना है मेथड से, इन्हीं मेथड्स को फिर आप मेन मेथड में कॉल करोगे। तो फर्स्ट मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है। क्लियर? क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स स्टोर्ड इन एन एरे। सेम, पहले सम में लूप चला के सम में सबका सम स्टोर करोगे, देन एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय एरे ऑफ, एरे की लेंथ, एरे डॉट लेंथ। क्लियर? ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू सर्च इफ अ नंबर एग्जिस्ट इन एन एरे। ठीक है, ये मैं अभी आपको करा रहा हूँ। ठीक, बाकी रिवर्स एन एरे भी आपको खुद करना है, रिवर्स लूप चलाना है। ठीक है, और भी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं, वो आपको आगे, जितना आगे आप अभी डीएसए में जाओगे तो उतना हम कर रहे होंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ नेगेटिव साइड में, रिवर्स साइड में आपको लूप चला के एरे के एलिमेंट प्रिंट कर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इनिशियलाइज करोगे आई को एरे डॉट लेंथ से 0 तक। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? तो एक प्रोग्राम मैं अभी आपको आज करा रहा हूं, सर्चिंग। ठीक है, तो एक एरे लो पहले, या इंट टारगेट एलिमेंट, इंट टारगेट ले लो। अब ये टारगेट मुझे यूजर से चाहिए, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन, इंपोर्ट कर लो स्कैनर क्लास को, इन टारगेट, टारगेट को तो पहले ऐसा आउट कर लो पहले यहाँ पे, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू फाइंड इन एरे। ठीक है जी, एरे में कौन सा एलिमेंट आपको फाइंड करना है, तो टारगेट में इसको इनपुट ले लो, इंटीजर टाइप की एरे बनाएंगे हम, तो वही आपको यहाँ पे इनपुट भी लेना पड़ेगा मैच कराने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक बनाओ एरे। ठीक है, तो एरे हम पहले से डिफाइन करेंगे क्योंकि यूज़र तो एरे देगा नहीं, खुद ही देगा तो खुद ही थोड़ी सर्च करेगा वो। ठीक है, तो एरे हम खुद से बना लेते हैं, तो लिटरल से ही बना देते हैं एरे। तो 3,41,78,-10 समझ में आ गई, ये हमारी एरे है। क्लियर, कोई दिक्कत, पक्का। अब लूप चलाओ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, हम क्या चलाते हैं, फॉर ईच चलाते हैं। ठीक है, इंट एन सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, एरे में हमने चलाया। क्लियर, इफ एन इक्वल्स टू टारगेट, तो क्या करे ये, एस आउट। अब बताऊंगा इस कौन सा यूज करने का क्या फायदा है। एलिमेंट इज फाउंड, एलिमेंट इज फाउंड, एल्स एस आउट नॉट डबल एन। समझ में आ गई बात, क्लियर है, पक्का। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करते हैं, तो मैंने लिखा 78। अब देखो क्या हो रहा है कि ये एलिमेंट को क्या कर रहा है, नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड, एलिमेंट इज फाउंड नॉट फाउंड। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये लूप से एग्जिट ही नहीं हो रहा, ये लूप से एग्जिट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे इसमें, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे हम एक बूलियन वेरिएबल सेट करेंगे, बूलियन वेरिएबल सेट करेंगे हम यहाँ पे। क्लियर, तो अब यहाँ पे चलो, सेकंड चीज, एक प्रॉब्लम और है हमारे साथ यहाँ पे कि फॉर ईच के अंदर हम इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछने लगे कि अगर एलिमेंट फाउंड हुआ है तो कौन सी पोजीशन पे है, तो हाउ विल यू टेल, तो आपको नॉर्मल फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। क्लियर, ये सब चीजें आपको बता रहा हूं मैं इसलिए कि कौन सा यूज केस कहाँ पे, किस चीज का कहाँ यूज केस है, कहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, इसलिए। क्लियर, तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है समझने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम पहले हटा देते हैं। एरे है हमारे पास, टारगेट एलिमेंट है। ठीक है, तो एक हम बूलियन वेरिएबल बनाते हैं, इज फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स। इज फाउंड हमारा पहले से क्या है, फॉल्स है। तो फॉर लूप चलाया हमने, इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। और अब, और इस आई को बाहर डिफाइन करो, इस आई को, क्योंकि हमें इसे बाहर एक्सेस करना, यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं इंट आई। क्लियर है, कोई दिक्कत। इफ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू टारगेट, एरे ऑफ आई इक्वल्स टू टारगेट, तो क्या होना चाहिए, इज फाउंड इक्वल्स टू इज फाउंड इक्वल्स टू
और इससे क्या आ जाए, ब्रेक कर दे इसको, इसको क्या कर दे, ब्रेक कर दे। क्लियर। अब इफ इज फाउंड, इफ इज फाउंड, अगर मिला एलिमेंट तो ऐसा आउट करो, एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स एट इंडेक्स आई, एल्स एस आउट। तो अब ये वाली प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी, जो ये बार बार प्रिंट कर रहा, एलिमेंट नॉट। ठीक है, क्लियर। रन करें। तो एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स 3। अब अगर मैं इसमें कोई ऐसा एलिमेंट डालूं जो हमें इसमें नहीं है अवेलेबल, 100 डाल दिए, तो एलिमेंट नॉट फाउंड। समझ में आ गई ये बात, पक्का क्लियर, अच्छे से। ठीक है, डन है यहाँ तक। तो बाकी के प्रोग्राम आप खुद से करोगे, इसको लिख लो ढंग से, और ये लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से पूरा, एंड इसको खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब यही फायदा होता है, देखो भी मैंने बता दिया बूलियन भी कहाँ यूज करना है, कैसे हमें फॉर लूप का, फॉर नॉर्मल फॉर लूप कहाँ यूज करना है, और फॉर ईच कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या कहाँ किसका यूज केस है, क्या कहाँ कौन सी चीज कैसे प्रोवाइड करेगी। तो ये सब चीजें जब बेटा आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पूरी अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। ठीक है, बार बार एक चीज को कह रहा हूं मैं आपसे। तो नाउ, तो आज कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिस मत करना, स्ट्रिंग्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी डेटा स्ट्रक्चर है हमारा, जो कि सारा स्ट्रिंग डेटा हैंडल करता है, और उसके अंदर सब चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, डॉट इक्वल्स मेथड की यूज़ करते हैं इक्वल टू की जगह। तो ये सब चीज़ें हम प्रॉपर मास्टर करेंगे, हम पूरा टेक्स्ट मैनिपुलेशन को, और 100% गारंटी है कि आपको हर चीज़ स्ट्रिंग्स के बारे में समझ में आ जाएगी। क्लियर। ठीक है, तो चलें आज के लिए, तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।